ऊपर क्लिक सर करें, ऑलरेडी लिखें आप, लिखा हुआ है। लिखें ओके लिखें ओके। आप। एड्रेस डेटाबेस यूजर, यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम है वो क्या है, अभी अब क्या लिखा था आपने, रूट, और रूट लिखा था, उसके बाद इसमें हमने इमेज पॉइंट्स मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कस आप लोगों के साथ करूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए रिगार्डिंग इमेज। सो लेट्स ओपन आवर प्रीवियस डॉक्यूमेंट। ये हमारा वेब पेज है जी। मैं एक काम कर रहा हूँ, इन दोनों फाइल्स को एक फोल्डर में प्लेस कर रहा हूँ, उसका नाम रखना है जी HTML। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन विद करते हैं जी गूगल क्रोम। सो ये यहाँ पे ओपन हो गया। इमेज हम लोगों ने कल जो ऐड की थी इस वेब पेज के अंदर, वो हमने ऑनलाइन ऐड की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम एक इमेज जो है वो ऐड करें फ्रॉम लोकल सिस्टम। तो सबसे पहले फोल्डर में ऐड करने का मकसद ये है कि मैं सबलाइम टेक्स्ट या किसी और एडिटर में अपना कंप्लीट फोल्डर ओपन कर सकूं। तो मैं फाइल में आके ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आके हम डॉक्यूमेंट्स में HTML का पूरा फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब क्या होगा कि मुझे फोल्डर नजर आएगा और उसमें जो दोनों फाइल है वो नजर आएंगी। नाउ वी आर गुड टू कोड हियर। कभी भी आपको अपने वेब पेज के अंदर इमेज ऐड करनी है, तो आपकी इमेज अगर तो सेम डायरेक्टरी पे है तो आप इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे और उस पिक्चर का नाम दे देंगे जो भी इमेज आपके पास है जिसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो। सोर्स में इमेज का नेम दोगे और उसके साथ आप बताओगे जी 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 जी, आई एम टर्निंग ऑन कमेंट्स और अनम्यूटिंग समवन। क्या मसला हो गया अभी? हाँ जी, इतने सारे हाथ एकदम खड़े हो गए, खैरियत है? स्क्रीन शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ, स्टक है, दोबारा शेयर कर देता हूँ। शेयर्ड है। हमने एक फोल्डर के अंदर अपनी दोनों फाइल्स को ऐड किया और उसके बाद हमने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर वो फोल्डर ओपन किया। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास ये दोनों फाइल्स मेन पे थी। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक HTML का फोल्डर बनाया लाइक दिस, और वो फाइल्स कॉपी करके मैं उस फोल्डर में ले गया। ठीक है। सो मेरे पास एग्जैक्टली भी एक फोल्डर के अंदर की दोनों फाइल आ रही हैं, और मैंने सबलाइम टेक्स्ट में आके राइट क्लिक किया, इसके ऊपर सिंपली फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, और यहाँ से जाके अपना जो फोल्डर ओपन करना चाह रहा हूँ कंप्लीट उसको चेक किया और सिलेक्ट फोल्डर किया। उससे मेरे पास ये फोल्डर की अंदर ही दोनों फोल्डर पूरा ही ओपन हो गया, उसमें जो दोनों फाइल्स इमेज और वेब पेज डॉट HTML दोनों ओपन हो गए। सो अब इस पे मैं कोड करना चाह रहा हूँ। बात मैं कर रहा था इमेज के ऊपर, कि इमेज अगर आपको ऐड करनी है अपने वेब पेज के अंदर तो आप उसी फोल्डर में, अगर आपकी इमेज एग्जिस्ट करती है जहां पे आपका HTML का पेज है, तो आप सिंपली उस इमेज का नाम दें और साथ उसकी एक्सटेंशन बता दें। अगर इस HTML के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो, जैसे हम मैंने इस पर राइट क्लिक किया है और मैं न्यू फोल्डर से एक नया फोल्डर बना सकता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ एसेट्स। तो इन दैट केस एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का। ठीक है, और उसके अंदर हम कोई एक इमेज प्लेस कर देते हैं। अब इमेज कौन सी प्लेस करें? हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, HTML में आते हैं, ये जो नेचर की इमेज है इसको उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इमेजेस के अंदर ले जाते हैं। अभी पाथ चेंज हो गया। अब जब पाथ चेंज हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे कि HTML के अंदर कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जिसका नाम क्या हो nature.jpg। जब क्रोम पे ओपन करोगे उसको ये इमेज नहीं मिलेगी, तो ये इस तरह से ब्रोकन इमेज का आइकॉन आपको दिखाएगा। और अगर आप कंसोल में आओगे तो आपको एक एरर नजर आ रहा है, ये कंसोल एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे आपको बताएगा फेल टू लोड रिसोर्स, एरर फाइल नॉट फाउंड। जब आप इस पर क्लिक करते हो
तो आपको बता रहा है कि आपने ये फाइल लोड करने की कोशिश की है HTML के फोल्डर के अंदर nature.jpg, जबकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट मीन्स कि आपका पाथ गलत है। तो अब आपको पाथ ठीक करना है। तो अगर तो इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो आप उस फोल्डर का नाम दें जिसमें इमेज पड़ी हुई है। तो एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में फिर एक फोल्डर है जिसमें इमेजेस पड़ी है, तो फिर आप अगले फोल्डर का नाम दें और उसमें आपकी इमेज का आप नेम दें और एक्सटेंशन दें। तो अब आपका पार्ट ठीक हो चुका है। तो अब आपका इमेज जो है वो करेक्टली डिस्प्ले होगा, अगर तो इमेज सब डायरेक्टरी में पड़ी हो। अगर कोई सीन इस तरह का है कि आपका वेब पेज जो है वो रूट पे नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। जैसे इसके अंदर दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। और हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, HTML में आते हैं और अपना वेब पेज हम यहाँ से कट करते हैं और टेम्पलेट्स के फोल्डर में ले जाते हैं। अब आपका जो कोड है वो इस फोल्डर में है और इमेज इस फोल्डर में है। आप चाहते हैं कि आप इस फाइल में यहाँ की इमेज ऐड कर लें। तो वो करने के लिए आपको सिस्टम को करेक्ट पाथ बताना पड़ेगा, और सिस्टम को करेक्ट पाथ बताने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये पाथ एक्यूरेट हो जाए तो आपको यहाँ पे 2 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। 2 डॉट्स का मतलब ये है कि सिस्टम क्या करे कि जो भी करंट फोल्डर है, 2 डॉट्स का मतलब होगा कि अपने मेन फोल्डर से बाहर निकले। यानी ये अभी कोड का मेन फोल्डर है जहां पे ये फाइल पड़ी है, तो वो टेम्पलेट से बाहर निकलेगा और HTML में आएगा, और जब HTML में आएगा तो वहां पे सर्च करेगा एसेट्स, और एसेट्स में सर्च करेगा इमेजेस, और इमेजेस में सर्च करके यहाँ पे डायरेक्टली इस फाइल पे आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका कोड किसी और डायरेक्टरी में है, इमेज किसी और डायरेक्टरी में है, तो आपको कॉमन पाथ देखना है जहां से दोनों को रीच कर सकें। तो कॉमन पाथ मेन फोल्डर ही है जहां से आप इमेज की तरफ भी जा सकते हैं और कोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो आपने डॉट डॉट करके उस फोल्डर पे आना है। अगर ऐसा होता कि टेम्पलेट्स के अंदर एक और फोल्डर होता, टेम्पलेट्स में हम लिख देते हैं HTML, ठीक है, और हम कहते हैं जी कि हम मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स बनाएंगे प्रोजेक्ट में, और ये वेब पेज जो है ये HTML टाइप का टेम्पलेट है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अब आपको 2 फोल्डर्स बाहर जाना है, ये वाला फोल्डर, ये वाला फोल्डर। तब आप कॉमन फोल्डर पे आएंगे, यानी उस पाथ पे तब आएंगे जहां से आप इमेज की तरफ जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 डॉट्स देने हैं ऐसे। डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि करंट डायरेक्टरी से बाहर आओ। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कमांड लाइन पे भी दिखा देता हूँ। अभी हम सी यूजर्स में एडमिनिस्ट्रेटर में है, मैं चाहता हूँ कि यूजर्स के टेबल में आ जाऊं, तो मैं CD लिखता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, आगे 2 डॉट्स दे देता हूँ। जैसे ही 2 डॉट्स लिख के एंटर करूंगा, सिस्टम इस फोल्डर से पिछले फोल्डर में आ जाएगा, यूजर्स में आ गया। CD लिख के 2 डॉट्स लिख के एंटर करता हूँ तो वो और उससे पिछले फोल्डर में आ जाएगा, C में आ जाएगा। सो 2 डॉट्स का मतलब ये है कि 2 फोल्डर्स, मतलब एक डायरेक्टरी पीछे जाओ। तो अगर आपकी फाइल यहाँ पे पड़ी है तो आपको 2 डायरेक्टरीज पीछे जाना है, इसलिए हमने डॉट डॉट स्लैश इस्तेमाल किया है। ठीक है। दूसरा, पाथ की टाइप्स होती हैं। ये वाला जो पाथ है, दिस इज रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि आप अपने कोड की, आपकी जो फाइल है वहां से इमेज की तरफ जा रहे हैं और उस उधर से आप पाथ बना रहे हैं। तो आप रिलेटिव पाथ दे रहे हैं, करंट कोड फाइल से इमेज का क्या पाथ बनता है आप इस तरह देख रहे हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। ये जो एग्जांपल है ये रिलेटिव पाथ की है कि मैं करंटली किस फाइल में कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे पीछे जाने की जरूरत है और पीछे जाने की जरूरत है, फिर मुझे एसेट्स के फोल्डर में इन होने की जरूरत है, वहां पे इमेजेस के फोल्डर में जाऊंगा, वहां पे इमेज पड़ी है, दिस इज रिलेटिव पाथ। अगर आप कहते हैं आपकी कोड फाइल जहां मर्जी पड़ी हो और आप उसको क्रोम पे ओपन करते हैं और आपकी इमेज जहां मर्जी पड़ी हो, आपने उसको लोड करना है और आप जाना चाहते हैं एग्जैक्ट पाथ के साथ, तो फिर एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है जो ड्राइव पे पाथ है, जो आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर उस इमेज का एग्जैक्टली पाथ है, अब वो पाथ असाइन करें। एसेट्स में आते हैं, इमेजेस में आते हैं, ये नेचर है, पिक्चर, इसको हम ओपन करते हैं, या अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये एब्सोल्यूट पाथ है जो ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है। आप ये वाला पाथ अगर देंगे एग्जैक्टली आपका कोड जहां मर्जी पड़ा हो, उसको पता होगा कि मैंने ड्राइव से शुरू करना है, C ड्राइव से शुरू करना है, इन फोल्डर्स में जाना है, यहाँ पे इमेज पड़ी होगी। हम इसको कॉपी करते हैं पाथ को। अभी पहले इसको रन करके देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, इज इट वर्किंग और नॉट। तो हम हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जैक्टली अब यहाँ से चलेगा नहीं, एरर देगा। उसकी रीजन ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा
HTML में आते हैं, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, टेम्पलेट्स में HTML में भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसकी कॉपी अवेलेबल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे आपको 404 का एरर आएगा, फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, और एरर फाइल नॉट फाउंड। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आपका एरर फाइल नॉट फाउंड आता है तो इसका मतलब यह है कि आप जो रिसोर्स देख रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। सो हम यहाँ पर डायरेक्टरी पार्ट ठीक करते हैं, HTML के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, HTML के अंदर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये न्यू वेब पेज पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पाथ है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे फाइल पाथ ब्रोकन है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, हम यहाँ पे आते हैं तो हमें नजर आएगा एसेट्स में, इमेजेस में, नेचर में। अब ये तो एग्जैक्टली वैसे ही है, क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास अभी फाइल खुली हुई है एडिटर में, ये अगर आप देखेंगे तो ये खुली हुई है सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट्स HTML वेब पेज। अब इस जगह पे तो ये पेज रहा ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास ये डॉट आ रहा है। डॉट का मतलब है आप चीज सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट वहां पे सेव होगा, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी आप यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे ना, तो आप जब तक उसको सेव नहीं करेंगे ये डॉट ही रहेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू फाइल। अब आप इसको सेव करेंगे तो वो इस डायरेक्टरी में जाके इस नाम से स्टोर होगा, और अब यहाँ पे कोड करेंगे तो यहाँ पे ही चेंज होगा हमारा, क्योंकि अब जो कोड है वो हम मूव कर चुके हैं टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी में, तो हमें इसको रीओपन करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, टेम्पलेट या डायरेक्टरी कोई चीज चेंज करने के बाद, फाइल की लोकेशन चेंज करने के बाद एडिटर में वहीं पे कोड करते रहते हैं, और बाद में परेशान होते हैं कि जी हम कोड कर रहे हैं और वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो आपको ये देखने की जरूरत है, अगर आपने अपनी फाइल को मूव किया तो इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट एडिटर में दोबारा से अपने कोड को, जहां पे वो फाइल पड़ी है वहां से उसको ओपन करना है। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम ऐसा करते हैं, सिंपली HTML का जो फोल्डर है उसे ओपन कर लेते हैं, इसको इसको क्लोज कर देते हैं। दोबारा से फोल्डर ओपन किया, टेम्पलेट्स में ये वेब पेज डॉट HTML की फाइल पड़ी है, और यहाँ पे पाथ पुराना ही है। अब इसको आप रिलेटिव बनाएं तो डायरेक्टली पीछे जाके हम लोग आ जाएंगे HTML में, HTML से आगे एसेट्स में आएंगे, एसेट्स में आगे। अब जब आपने डॉट डॉट किया तो डॉट डॉट का मतलब ये है कि वो पीछे जाता जाएगा और आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी का नाम देने की जरूरत नहीं है। आपने एक डॉट डॉट स्लैश किया तो वो HTML से निकल के टेम्पलेट्स में आ गया, तो आपको डॉट डॉट टेम्पलेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट लिखेंगे इसका मतलब है एक डायरेक्टरी पीछे, टेम्पलेट्स में फिर आपने डॉट डॉट स्लैश किया तो वो फिर HTML में आ गया। आगे आपको जिस फोल्डर में जाना है उसका आपने नाम दे दिया। सो हम इसको फिक्स करते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई। अब दूसरी बात हम कर रहे थे एब्सोल्यूट पाथ की। एब्सोल्यूट पाथ में आप इमेज का पूरा पाथ देंगे। ये आपने पाथ कॉपी किया और कोड में आए और यहाँ पे आपने इसको प्लेस कर दिया। इमेज का नाम और एक्सटेंशन रहेगी, बाकी सारा पाथ जो आपको वहां से मिला है आपने वो दे दी। सेव करते हैं तो आपकी इमेज लोड हो गई। अब आपका डॉक्यूमेंट जहां मर्जी हो, जहां मर्जी से आप इसको ओपन करें, आपकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली वहीं से आएगी। अगर हम मेन डायरेक्टरी में हो और डॉट डॉट यूज करें, हाँ जी जारी बात है, इमेज इमेज नॉट फाउंड का इशू देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक भी डॉट डॉट इजाफी लगा देता हूँ, शुरू में लगा देता हूँ, इसको चेंज करते हैं रिलेटिव पे, एक और डॉट डॉट स्लैश दे देते हैं, तो नॉट फाउंड एरर ब्रोकन है। क्योंकि पाथ में आपको ये देखो ये पाथ आ रहा है डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, और इसके ऊपर आप होवर करके आएंगे तो आपको पाथ नजर आएगा कि इस टाइम क्या कर रहा है। वो सी में जाके, यूजर्स में जाके, डॉक्यूमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, डॉक्यूमेंट्स में एसेट्स का फोल्डर ढूंढ रहा है, बजाय इसके के डॉक्यूमेंट्स में HTML के अंदर ढूंढता फोल्डर, तो वो एसेट्स में ढूंढ रहा है। बेहतर कौन सा रहता है, एब्सोल्यूट वाला या दूसरा? आई थिंक बोथ आर गुड। डिप्लॉयमेंट के हवाले से अगर मैं कहूँ, अगर आपने वेबसाइट को सर्वर पे लेके जाना लेटर ऑन और एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो रिलेटिव बेहतर है। यार अब मैंने किया तो हो रहा है, तो आप गलती कर रहे होंगे कोई। सिक्योरिटी का इसमें कंसर्न नहीं है, याद रखिएगा जितने भी जो इमेजेस हैं या वो फाइल्स जो कि वेबसाइट के ऊपर एज अ रिसोर्स लोड होती हैं, PDF वगैरह, वो सारी पब्लिक फोल्डर में पड़ी होती हैं, यानी वो वाला फोल्डर जिसके जो कि एक्सेसिबल होता है यूजर्स को।
ठीक है। सो इस केस में आपको इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। मैंने कल ये बताया था कि आप सिंपल यूआरएल दे देंगे। ये जो इमेज लगा हुआ है ये यूआरएल से आ रहा है, डायरेक्ट वेब से ही लगा हुआ है। सोर्स में उस वेबसाइट का एड्रेस ये जहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इमेज का जो यूआरएल है ये कॉपी किया हुआ है मैंने, और वो ऊपर वाले इमेज टैग में हमने कोड में रखा हुआ है यहाँ पे। सेफ तुम लोग नो अपना को बिल गेट्स के साथ मुकाबला करना है सुबह सुबह उठ के, जो सेफ एंड की तरफ जा रहे हो। काम करना सीखो, सेफ को बाद में सीखना। ये सेफ्टी मेजर्स बहुत बाद में आते हैं, पहले गाड़ी लो, बुलेट प्रूफ गाड़ी बाद में लेना। अजीब तुम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो यार। अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं, ओवर W3 स्कूल्स। कोई बात नहीं, इनको तंग हम करेंगे। फॉर्मेटिंग कोटेशंस कमांड्स कलर CSS, ये जो पोर्शन है फॉर्मेटिंग कोटेशन कमांड्स कलर्स का, ये आप लोग को देखेंगे। मैं सिंपली डायरेक्टली CSS पे आ रहा हूँ। CSS के पोर्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। CSS stands for cascading style sheets. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once, or it is used to format the layout of a web page. And don't worry, just don't give your attention to chat. The word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all the children elements within that parent. So if you set the color of the body text to blue, all the headings and paragraphs and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else. So this is particularly cascading behavior. So using CSS को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं। CSS एक्चुअली करती क्या है? CSS एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है आपके वेब पेज के ऊपर जो डिफरेंट आपको स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। लाइक हम लोग, ये मेरे पास कोई टेम्पलेट या पेज बना हुआ है जिसमें गूगल को डिजाइन आ रहा है। सिंपली मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ तो यू विल सी कि इस एंकर पे क्लास अप्लाइड है टाइल की, ठीक है। और ये टाइल की क्लास पे कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई है। अगर मैं ये क्लास यहाँ से खत्म कर देता हूँ तो इसकी शक्ल बिगड़ सकती है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको सारी शेप्स वगैरह है सब कुछ नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ CSS। वरना तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि HTML के अंदर आपने कोई टैग देखा, सर्कल का टैग हो जिससे आप सर्कल बना ले। आप चाहते हैं कि आप एक बॉक्स बनाएं, उसकी शेप आप चेंज कर लें, सर्कल कर लें, उसका उसका कोई बैकग्राउंड कलर। HTML में बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे कहीं पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने का टैग नहीं है। हाँ, एक है कि आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देके अप्लाई कर सकते हो, यानी बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट बॉडी पे लगा के आप उससे काम ले सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली CSS जितनी पावर उसमें नहीं है। तो CSS इस्तेमाल करने के लिए अगर तो आप सिंपली HTML टैग्स में इस्तेमाल करना चाहते हो तो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ और उसमें अपनी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज दे दो, जैसे मैंने कल बताया था। दूसरा तरीका क्या है कि आप इंटरनल स्टाइल दो। इंटरनल स्टाइल में क्या होगा कि आप हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग दोगे और वहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे। तीसरा तरीका एक्सटर्नल का है कि आप एक स्टाइल शीट लिंक कर दो, एक ऐसी फाइल रख दो उस डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट में, जिसमें प्योरली CSS का कोड लिखा हो, जिसका काम ही फॉर्मेटिंग हो।
और जब भी आप उसे ओपन करोगे तो वो फॉर्मेट करके आपको चीजें उस कलर्स में, उन डिजाइन्स में जिस तरह से आपने कोड लिखा हुआ आपको दिखा देंगी। तो हम तीनों चीजों को देख लेते हैं वन बाय वन। डिव 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 इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट। आप चाहते हैं कि आप अपने वेब पेज पे कोई एक स्पेस कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट के लिए प्लेस करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो आप डिव इस्तेमाल कर लेते हैं। और डिव बाय डिफॉल्ट इज नथिंग। अगर इसमें कुछ कंटेंट नहीं होगा तो ये पेज पे बिल्कुल जीरो हाइट विड्थ के साथ डिस्प्ले होगी। मैंने डिव ऐड किया बिल्कुल इसके एंड में। इस बात को हम जरा फिक्स कर लें पहले। यहाँ पर डिव ऐड की है, ये डिव आपको नजर आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन में आओ तो इसकी विड्थ क्या है, 1311, और हाइट इसकी 0 है। अनलेस आप इसको हाइट दोगे तो ये आपके पेज पर डिस्प्ले होना शुरू होगी, या इस डिव में आप कुछ कंटेंट लिखोगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे डिव में कंटेंट नजर आएगा। इस पे मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ और W3 स्कूल मुझे बोल रहा है कि पहला जो तरीका है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने से आप CSS लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, और इसमें फिर मुझे CSS की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर अगर किसी बॉक्स का चेंज करना है, किसी डिव का चेंज करना है, तो आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड डैश कलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉलन, और उसको आप लेट सपोज ब्लू बैकग्राउंड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कॉलन, कलर का कोड आपने दे दिया ब्लू और सेमी कॉलन दिया, सेव किया, और अब आप वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, रिफ्रेश करते हैं तो आपके कंटेंट का बैकग्राउंड कलर ट्रू ब्लू हो गया है। तो ब्लू इज नॉट दैट गुड। मैं चाहता हूँ मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक कलर पैलेट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करोगे, या आप यहाँ से ट्रैक करके ब्लू की डिफरेंट शेड्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, और आई वांट दिस शेड एंड अ लिटिल, आई थिंक जो ओरिजिनल था विच दिस वाज गुड। इसको हम इस हेक्स कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे तीन तरह के कलर कोड्स आएंगे आपके पास, हेक्साडेसिमल आएगा, RGB आएगा। इस ड्रॉप डाउन से आप उसको चेंज कर सकते हो। 8 GB में इसकी ये वैल्यू है। हम नॉर्मली वेब में हेक्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे और भी काफी सारे मेथड्स आ चुके हैं। आई नॉर्मली यूज RGB और हेक्स। तो वापस हेक्स पे आता हूँ, तो ये कलर कोड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके प्लेस कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल से पहले पॉन्ड साइन आता है जो आप ऐड करेंगे, बाकी इसका कलर कोड है। इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो अब आपका कलर ये वाला हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो फ्रंट कलर है इसको व्हाइट कर लें, ये अच्छा नहीं लग रहा ब्लैक में, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट कलर की, ऐसे ही है, या कलर की होती है, कलर की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप यहाँ पे व्हाइट देंगे कलर, तो ये बेसिकली फॉन्ट का कलर चेंज करेगा। सो फॉन्ट का कलर आपके पास व्हाइट हो गया। अब हम चाहते हैं आप इस टेक्स्ट को, आप को अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको कहीं सेंटर में लेके आए, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपने अप्लाई किया तो टेक्स्ट आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब आपको लगता है कि इस टेक्स्ट के ऊपर नीचे कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए, तो उसके लिए पैडिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो आप पैडिंग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और पैडिंग की प्रॉपर्टी क्लॉकवाइज काम करती है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। एक तरीका ये होता है 4 वैल्यूज देंगे तो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। एक तरीका होता है कि आप 2 वैल्यूज देंगे, टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट। तो टॉप बॉटम से मैं चाह रहा हूँ कि ये 40 पिक्सल्स पे हो, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, क्योंकि लेफ्ट राइट से पहले ही सेंटर में है तो उसकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टेक्स्ट का अपने बॉर्डर के साथ, इस डिव के बॉर्डर के साथ जो डिस्टेंस है वो पैडिंग कंसिडर होता है। तो ऊपर भी 40 पिक्सल का डिस्टेंस आ गया, नीचे भी डिस्टेंस आ गया। इफ यू वांना रियली वांना मेजर दिस और सी दिस, आप इसके ऊपर इंस्पेक्टर से ले आके क्लिक करें, और यहाँ पे आपको नजर आएगी कि आपका जो एक्यूरेटली डिव है उसकी 18 हाइट है और 1311 विड्थ है, और 40 पिक्सल की पैडिंग आपके पास टॉप पे है और 40 पिक्सल की बॉटम पे है। तो किसी भी डिव के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, सो दैट इज पैडिंग। अगर आप इसको इसके अलावा बात करें, अभी पैडिंग के बाद आपका बॉर्डर और बॉर्डर के बाद आपका मार्जिन है, दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल, विल डिस्कस दैट लेटर।
तो ये CSS के अंदर पावर है कि आपके वेब पेज को डिजाइन करने की आपको कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये एक तरीका है CSS अप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस तरह से काम ना करूं। लेट्स सपोज I have 12 divs like this: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and I want 12 different colors here। ठीक है, तो मैं कलर कोड को, मुझे सबके कलर कोड तो याद नहीं है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, एक्वा। यहाँ पे हम दे देते हैं जी ब्लैक। यहाँ पे दे देते हैं जी ब्राउन, ग्रीन, और कौन सा कलर रह गया जी मार्केट में? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप किसी कलर का स्पेलिंग अपनी मर्जी से लिखते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इन कलर के स्पेलिंग्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो कलर बीज, बीज कलर होता है। चलें इसको हम फिक्स कर लेते हैं, अगर ये इसको नहीं पिक करेगा तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ गए। ब्लू, रेड, येलो, अगेन ब्लू आ रहा है, येलो, लाइक यहाँ पे ऑरेंज है, और पर्पल। ये मेरा ख्याल है कि एक्वा आ गया, ब्लैक, एंड दिस वन इज ब्राउन, या ब्राउन, ग्रीन, एंड दिस वन इज बीज, और उसके नीचे फिर ब्लू आ गया। अब मैं आप सबसे कहता हूँ कि यार मुझे ऐसा करें कि इन कलर्स के ऊपर फॉन्ट का जो साइज है ना, यानी जो कलर डिव्स हैं पेज के ऊपर, रिक्वायरमेंट है कि उसका जो फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट कर दें। सो व्हाट विल यू डू? यू गेट बैक हियर, आप एक एक करके फॉन्ट साइज चेंज करोगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा फॉन्ट साइज की, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे फॉन्ट साइज की, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे फॉन्ट साइज की, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे फॉन्ट साइज की, और मतलब 12 जगहों पे आप करोगे। सो inline CSS is a good way, but it's a costly way। अगर आप पूरे पे सोचो कि आपका जो पूरा वेब पेज है that consists of 10,000 lines of code, और एक रिक्वायरमेंट है ये जहां पे आपको 9,999 लाइंस में चेंज करना है, तो उतना ही टाइम आपको सॉफ्टवेयर बनाने में लगा और उतना ही टाइम आप उसको चेंज करने में लगाओगे, तो वो एक बेटर वे ऑफ हैंडलिंग और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए इसका एक सोल्यूशन मिला कि व्हाई नॉट वी यूज इंटरनल CSS विद द स्टाइल टैग। इंटरनल CSS कहती है कि बजाय इसके टैग में स्टाइल दो, यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, उसकी टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS डिफाइन करो और इसमें अपनी CSS लिखो। अब इसमें अपनी CSS लिखने के लिए क्या जरूरी है? आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो वो किस तरह आप बताएंगे कि बॉडी के अंदर कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए? और एक सोल्यूशन था कि आप अपनी बॉडी में कहीं भी डिव असाइन कर दो। तो यहाँ पे हम आईडी की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लाइक आईडी असाइन कर दो, हम यहाँ पे आईडी की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको एक आईडी डिफाइन कर देते हैं। हम लिख देते हैं जी लास्ट। जब आपकी किसी डिव को आईडी लगी हुई है तो फिर आप इंटरनल CSS स्टाइल के टैग से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जिस भी HTML के टैग पे आपको स्टाइल अप्लाई करना है, जिस पे आईडी लगी हुई है, आप उसकी आईडी बताएं यहाँ पे, और आईडी से पहले आप फॉन्ट साइन इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब ये है कि ब्राउजर चेक करेगा, इसका मतलब ये है कि ब्राउजर चेक करेगा कि लास्ट किस टैग के ऊपर एज आईडी अप्लाइड है। लास्ट का जो वर्ड है वो किस पूरे पेज में किस टैग के ऊपर, कोई भी टैग हो सकता है, PH1, स्पैन,
BR पे भी हो सकता है। तो किस पे टैग अप्लाइड है, लाइक आईडी वाला और लास्ट वाला वो चेक करेगा, और यहाँ पे आप उसमें प्रॉपर्टीज जो दोगे वो अप्लाई हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे देते हैं जी फॉन्ट साइज, और इसको हम बता देते हैं 32 पिक्सल्स कर दूंगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपका ये जो लास्ट वाला डिव है जिसके ऊपर आपकी आईडी लास्ट लगी हुई थी उसका साइज 32 हो गया, राइट। याद रखिएगा हमेशा कि एक वेब पेज में जो आईडी है वो एक ही दफा किसी भी टैग के साथ इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये लास्ट की आईडी पूरे वेब पेज में, अगर ये 50,000 लाइन का कोड है, ये दोबारा मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, आईडी की वैल्यू कहीं पे भी लास्ट नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो मल्टीपल प्लेसेस हैं वहां पे सिमिलर आपकी कोई प्रॉपर्टी लगनी है, तो आप उसके लिए कोशिश करें क्लास इस्तेमाल करें। क्लास का मतलब ये होता है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारी ये क्लास है, मल्टीपल मेंबर्स हैं, अगर मैं असाइनमेंट देता हूँ तो वो सब के ऊपर एप्लीकेबल है जी, सबने वो करनी है। इसी तरह से क्लास के लिए जब कोई रूल लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड रूल, दिस वन इज कॉल्ड अ रूल और डेफिनेशन, एंड दिस टोटल ऑफ दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन ऑफ अ CSS रूल स्टाइल शीट। तो यानी ये आपने एक प्रॉपर्टी, एक रूल डिक्लेयर कर दिया मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ कि ये जो भी लास्ट है उस पे ये लगा दो। मैं कहता हूँ लास्ट पे फॉन्ट साइज लगाओ, लास्ट पे बॉर्डर भी लगाओ सॉलिड रेड, ये बॉर्डर भी लगा दो जी इस पे, ये बॉर्डर भी लग गया। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, ये रेड बॉर्डर लग गया। बट मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि यार ये जो क्लाइंट कहता है ये जो आपने करनी है ना, इसकी फॉर्मेटिंग ये आपने करनी है सारे डिव्स के ऊपर। तो बजाय इसके कि मैं सब डिव्स को आईडी असाइन करूं, इसके ऊपर भी एक आईडी लगाऊं, इस पे भी आईडी लगाऊं, और जब जब आईडी लगाऊंगा तो मुझे पता है कि एक रूल है अब डेवलपमेंट में कि आईडी हर टैग का डिफरेंट होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 12 डिफरेंट CSS के रूल्स भी लिखने पड़ेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉस्टली। लाइक मैं क्यों दो प्रॉपर्टीज को 12 दफा क्यों कॉपी पेस्ट करूं? तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि यू यूज अ क्लास। तो आप यहाँ पे क्लास लगा दो, क्लास का एट्रीब्यूट दो और क्लास डिफाइन कर दो। क्लास हम लगा देते हैं जी कलर बॉक्स की। ये क्लास आप हर टैग में दे दो, कॉपी करो, हर टैग में ये क्लास टाइम पे इस्तेमाल हो सकती है। इसका यूज ही ये है कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को एट अ टाइम स्टाइल करने के काम आती है। समझ आ रही है? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ओके, कूल, ओके। अच्छा, अब ये क्लास कलर बॉक्स लगी है तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे इस आईडी पे लगाने की बजाय हम क्लास पे लगाते हैं। हम इसको नाम चेंज करके कर देते हैं जी कलर बॉक्स। कलर बॉक्स पे ये रूल लगाओ। लेकिन जब क्लास आएगी तो उसकी पहचान है कि उसके साथ डॉट आएगा, क्योंकि आपने ब्राउजर को भी तो बताना ना कि ये वाला जो वर्ड है ये आपने आईडी के लिए देखना है या क्लास के लिए देखना है। तो जब आप रूल अप्लाई कराना चाहते हो बेस्ड ऑन क्लास रूल अप्लाई कराना चाहते हो और उनके HTML के अंदर क्लास मैंने हर एलिमेंट में लगा दी। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब कलर बॉक्स की क्लास जहाँ जहाँ आ रही होगी वहां पे फॉन्ट का साइज भी चेंज हो गया और वहां पे रेड बैकग्राउंड बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, और इसका चेंज करना भी आसान है। अब रिक्वायरमेंट आई कि ये फॉन्ट साइज जो है ना सबका बहुत बड़ा है, आप इसको चेंज करके ना 22 कर दें। सेव किया आपने, रिफ्रेश किया तो 12 प्लेसेस पे एट अ टाइम इफेक्ट नजर आएगा आपको, 12 जगहों पे। जो प्रैक्टिस के साथ आएगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा।
ठीक है जी। शाजिब सोहेल, क्या क्वेश्चन है आपका? शाजिब सोहेल। एहसन सलाम। पहले पहले सॉरी। ओके। जैनब। जैनब। रिस्पॉन्ड गाइस, इतना टाइम नहीं है। महबूब खालिद। वालेकुम सलाम। सर हम अलहदा फाइल में भी क्लास डिफाइन कर हैं। आ रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ तक जो किया उसमें कोई मसला है तो बताओ। नहीं सर, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। आयशा। ये सर जब हम सबलाइम टेक्स्ट यूज करते हैं तो उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे इसे? ये मैं सब्लाइम टेक्स्ट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भी। ये सब्लाइम टेक्स्ट ही है। सर उसमें अलहदा करके नहीं करते स्टाइल डॉट सीएसएस? ओके गाइस, दिस इज आउट ऑफ हैंड्स, सो मैं भी क्वेश्चन नहीं ले रहा। अच्छा, अब ये दूसरा तरीका था जिसमें इंटरनल जिसको हम बोलते हैं। देन देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस इज वे बेटर देन फर्स्ट टू मेथड्स। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक लिंक का टैग लगा देते हैं, और लिंक का टैग लगाते हैं हेड में। ठीक है, और उसमें रिलेशन बता देते हैं जो लिंक हमने लगाया ये स्टाइल शीट होगी, इसकी टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस होगी, और यहाँ पे आप उसका पाथ दे दोगे। ये जो फोल्डर मैंने बनाया था एसेट्स के, इसका मकसद ये था कि यहाँ पे हमें सीएसएस का एक फोल्डर बनाना है और उसमें एक नई फाइल देनी है और उसका नाम होगा स्टाइल डॉट सीएसएस। और यहाँ पे आप उसका कंप्लीट पाथ देंगे। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको इसका पाथ चाहिए। तो अब क्या करें? हम लोग करते हैं जी डॉट डॉट स्लैश assets स्लैश css स्लैश स्टाइल डॉट css। ठीक है, और चेक करने के लिए हम इसको ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करते हैं। मैं सिंपली एक लगाता हूँ प्रॉपर्टी स्टार के ऊपर बैकग्राउंड ग्रे, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। तो वो एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं लगी हुई पहले से, उन सब पे बैकग्राउंड ग्रे लग गया। इट मीन्स कि मेरी स्टाइल शीट काम कर रही है। दूसरा तरीका क्या है स्टाइल शीट काम कर रही है देखा, इंक्लूड हो गई है। ये आपने सोर्स में आना है। सोर्स में आपके यहाँ पे वो फाइल्स नजर आएंगी जो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुकी हैं। तो आप एसेट्स में आएंगे, सीएसएस में आएंगे, स्टाइल आ रहा है, इट मीन फाइल एग्जैक्टली लोड हो चुकी है सही तरह से। अगर आपका फाइल का पाथ गलत होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, उनका पाथ में कोई इशू होता है और वो सारा दिन उस पर परेशान होते रहते हैं कि जी मेरा स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। इसका आपके पाथ का मसला होगा तो यहाँ पे आपकी स्टाइल शीट नजर नहीं है। ठीक है, सो जाए इसको फिक्स करें और फिर आप चला। अब यहाँ पे अगर आप सोच लाइन ऑफ कोड है HTML के लिए, तो उसके लिए कम से कम 20,000 लाइन ऑफ कोड स्टाइल के लिए आ जाएगा। तो आपका वेब पेज बहुत भयानक बन जाएगा, उसकी हालत को बेहतर नजर नहीं आएगी। तो टू बेटर मैनेज योर कोड, टू मेक द चेंज इजी, टू मेक अ कोड अंडरस्टैंडेबल, ताकि आपने काम किया 2023 से लेके 2045 तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर, 20 साल आपने काम किया, तो 2045 में एक और डेवलपर आया, वो आके आपको गालियां ना दे। तो आपने अपने कोड को बेहतर तरीके से करना है। और बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस्तेमाल करते हुए अपने सारे स्टाइल्स को उधर ले जाएं और वहीं से मैनेज करें। जब आप अपने सारे स्टाइल्स को बाहर लेके जाएंगे शीट के अंदर, तो आपको इस स्टाइल का टैग कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली उस रूल को कॉपी करना है और उस स्टाइल शीट में ले आना है, बस, दैट्स इट। ठीक है, अब आपका स्टाइल इस यहाँ से अप्लाई होगा। एक और यहाँ पे कंसेप्ट है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ।
रिफ्रेश करते हैं तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट कर देता हूँ। सीएसएस में किसी प्रॉपर्टी को कमेंट करना है ताकि मैं इसको लेटर ऑन इस्तेमाल कर सकूं, तो आप इसको इस तरह से कमेंट कर सकते हो, स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश से। इन दोनों नोटेशंस के दरमियान जो भी आएगा वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, उसको सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैशेस दे देंगे तो सिंगल लाइन कमेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली सीएसएस के अंदर एटलीस्ट आप इस तरह से कमेंट करोगे स्लैश जो है वो टोटली कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंड कमेंट देना हो तो भी यही तरीका है। यहाँ पे डबल स्लैश जो है वो काम नहीं करेगी, वो पीएचपी में काम करेगी आपके लिए। अब रिफ्रेश करते हैं, आपका ये जो अब कलर का सारा कोड है फॉन्ट साइज का और बॉर्डर का, वो अब यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पे आके आपको चेंज करना इज इजी। 32। अब इसका क्या फायदा है जी? इसका फायदा ये है कि सपोज देयर आर 2 वेब पेजेस, वेब पेज 2.html, 2 वेब पेजेस है, आपने पहले की ही कॉपी एज इट इज सेकंड में रख दी है, ठीक है, और उसमें आप अपना बाकी जो कंटेंट है वो डिफरेंट करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप चाहते हैं सिर्फ इसमें आप एक पी का टैग और आप चाहते हैं टैग को बॉर्डर लगे, जो भी कंटेंट है, दिस इज अ पैराग्राफ, आप वही क्लास यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बॉक्स की। आपको पता है कि आपने कलर बॉक्स की क्लास बनाई हुई है, उसका काम क्या है कि वो फॉन्ट अप्लाई करता है, उसका काम यह है कि वो बॉर्डर अप्लाई करता है, तो आपको फॉन्ट और बॉर्डर दोनों चाहिए, तो आप कलर बॉक्स की क्लास यहाँ पे लगा लो। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का बेनिफिट ये होगा कि ये लिंक हो जाएगी, एक ही स्टाइल शीट आपने दोनों पेजेस में लगा दी है। ये स्टाइल शीट आपकी कॉमन, ये कलर रूल आपने वेब पेज 1 में इस्तेमाल करना था, उसके लिए आपने इसको लिंक कर दिया, वेब पेज 2 में भी इस्तेमाल करना था, वहां पर लिंक कर दी और क्लास दे दी। अब जब आप वेब पेज 2 पे जाओगे तो यू आर गोइंग टू हैव द सिमिलर इफेक्ट्स इन देयर। ये एक्सटर्नल का फायदा है कि आपका रिसोर्स जो है, स्टाइल शीट जो है आपकी, वो डिफरेंट फाइल्स में शेयर हो जाएगी, रादर देन के आप एक स्टाइल शीट एक पे बनाएं, दूसरी स्टाइल शीट दूसरे पे बनाएं, में इंटरनल स्टाइल में हेड में स्टाइल का टैग लगा के आप कोड करें और दूसरे वाले वेब पेज में हेड में स्टाइल का टैग लगा के सीएसएस को कोड करें। उन दोनों से बेहतर ये था कि आपने एक एक्सटर्नल बनाई और उस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को दोनों में लिंक कर दिया, बात खत्म। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस। अब कंपैरिजन में आते हैं कि क्या फर्क है। फर्क ये है, याद रखिएगा, इनलाइन इज ऑलवेज ऑन प्रायर स्टेज। अगर किसी टैग में इनलाइन सीएसएस लगी होगी तो वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे होगी। कैसे? हम आते हैं अपने कोड में वेब पेज डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पे आके हमने क्योंकि कलर लगाया और कलर को हमने फॉन्ट साइज दिया 22 पिक्सल, लेकिन मैं इनलाइन के अंदर आके यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 64 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं तो आपका टेक्स्ट 64 का आएगा, ठीक है। और अगर आप अपने स्टाइल को देखोगे यहाँ पे आके तो आपकी कलर या राइट साइड पे स्टाइल्स में आपके जो स्टाइल्स अप्लाई हो रहे होंगे उस टैग वो आपको नजर आएंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस की ये फाइल है, इसमें लाइन नंबर 1 पे ये स्टाइल लगा हुआ है और इस स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज 32 बताया गया था, जो कि लाइन थ्रू हुआ, यानी ये प्रॉपर्टी तो लगी हुई है बट इट इज ओवररिडन बाय अनदर प्रॉपर्टी विच इज एलिमेंट स्टाइल। एलिमेंट स्टाइल मींस इनलाइन लगा हुआ है, टैग के ऊपर लगा हुआ है और वहां पे फॉन्ट साइज 64 है। तो याद रखिएगा, इनलाइन स्टाइल की प्रायोरिटी हमेशा इंटरनल से या एक्सटर्नल से ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गई? हम एक काम, कलर बॉक्स का जो हमने यहाँ पे कोड कमेंट किया है उसको ऑन करते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर का जो कलर है वो कर देते हैं जी
येलो। इंटरनल में कलर येलो हुआ है और नीचे इंटरनल के इस स्टाइल के नीचे लिंक लगा हुआ है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर बॉर्डर का कलर रेड हुआ है। कौन सा अप्लाई होगा? येलो अप्लाई होगा या रेड अप्लाई होगा? कलर बॉक्स की क्लास है, कलर बॉक्स की क्लास है, इंटरनल के अंदर उसका कलर येलो है, एक्सटर्नल के अंदर उसका कलर रेड है। सब कह रहे हैं जी येलो अप्लाई होगा। चलो जी देखते हैं। रेड आ रहा है, येलो तो आया नहीं। आप कैसे कह रहे हैं येलो आएगा? अब सारे कहते हैं रेड अप्लाई होगा, क्योंकि रेड अप्लाई हो चुका है। याद रखिएगा, बाज लोग कहते हैं कि जो इंटरनल स्टाइल है उसकी प्रायोरिटी एक्सटर्नल से ज्यादा है। आई डोंट थिंक सो इट्स द केस। इट्स द केस ऑफ हाउ वी यूज्ड इट, वेयर वी यूज्ड इट। अगर मैं इस लिंक टॉप पे ले जाऊं यहाँ पे और इंटरनल स्टाइल बाद में आए तो येलो होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो येलो शो होगा। रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट इज येलो। तो इनलाइन एलिमेंट की प्रायोरिटी है, बाकी दोनों की पोजीशन मैटर करती है। ठीक है, हमने क्या किया, लिंक को जिसमें स्टाइल लगा हुआ था उसको ऊपर ले गए और जो इंटरनल स्टाइल था उसको नीचे ले आए। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ वी यूज इट। तो आपने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना है, या दिस इज टॉप टू बॉटम कॉम्प्लिकेशन या कंपाइलेशन, यस डेफिनेटली, क्योंकि सीएसएस जो है वो चलती ऐसे है कि उसके अंदर एक तरीके का और होता है ओवरराइडिंग का। आपने एक ही स्टाइल को स्टाइल शीट में रखा, मैंने इसको यहाँ पर रखा कलर बॉक्स को, और नीचे कहीं फिर से कलर बॉक्स के अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई और वहां पे इसको मैंने कर दिया जी पर्पल कर दिया, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं अभी ये स्टाइल कमेंट कर रहा हूँ, इसका तो जिक्र ही छोड़ दें। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगी हुई है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ऊपर एक जो आपका स्टाइल है उसमें रेड है और नीचे पर्पल है। तो अब कौन सा अप्लाई होगा? रेड अप्लाई होगा, पर्पल अप्लाई होगा? someone is saying red, someone is saying purple। रेड वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है कोई बात नहीं, रेड वाले हाथ खड़ा करें। रेड वालों को कहा है सिर्फ हाथ खड़ा करने का नहीं कहा, रेड वाले हाथ खड़ा करें। 27 people are there which are saying कि रेड है। 28, बाकी सारे बेवकूफ इकट्ठे किए हुए हमने। तो तुम लोग बाकी सारे क्या करते हो? 30 लोग हैं सिर्फ काम के, 31 मैक्सिमम। ये काम के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, 36 पे चले गए हैं। यार अपना बयानिया देना है, देखा देखी नहीं करना। किसी और का हाथ खड़ा देख के अपना हाथ खड़ा ना करें अपने, क्योंकि ये जितने भी हैं रेड वाले, वो रेड क्यों है उस पे वो मुझे आंसर करेंगे, और पर्पल वाले पर्पल क्यों होगा उस पे आंसर करेंगे। हैं? ये काम वाले लोग जो तादाद कम हो गई है, 36 से नीचे चले गए। तो हम ब्राउजर से ही पूछ लेते हैं, ये पर्पल आएगा जी, रेड नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि आपका जो सीएसएस का कोड है वो टॉप टू बॉटम एक्ट करेगा। अगर उसको टॉप पे कोई स्टाइल मिलेगा तो वो स्टाइल अप्लाई कर देगा, अगर उसको बॉटम पे कोई स्टाइल अप्लाई मिलेगा
CSS में एक बड़ी खूबसूरत चीज है ओवरराइडिंग की। यानी CSS क्या करेगा, अगर उसको किसी सेम रूल, किसी सेम क्लास, किसी सेम आईडी के ऊपर दोबारा से प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी तो वो पुरानी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो उसका हमें यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। हम अगर देखेंगे तो स्टाइल डॉट CSS में लाइन नंबर 7 के ऊपर कलर पर्पल है, इस टाइम वो उसको प्रायोरिटी दे रहा है, और लाइन नंबर 1 पे कलर रेड है, वो उसने लगाया। लगाने के बाद उसने उसको लाइन थ्रू कर दिया कि अब ये वाला नहीं, ये वाला होगा, क्योंकि यूजर ने नीचे जाके ये स्टाइल बता दी है। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कंसेप्ट, कि दोनों स्टाइल्स आपने ही लिखे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में ही ऊपर आपने कुछ और उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और दी थी, नीचे आप उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और दे रहे हैं। तो इन दैट केस आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाएगा। और एक और चीज, जो पूछी गई थी, लाइक जो मेन कंसेप्ट है इसका CSS का, वो ये है कि कैस्केड बिहेवियर इसका क्या है, कि आपने अगर किसी जगह पे कोई चीज को प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, जैसे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोग टैग पे भी डायरेक्टली रूल अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड एसन, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई अनम्यूट यू। अच्छा, हम बॉडी के ऊपर लगा देते हैं जी, जो फॉन्ट का हमारा कलर होने जा रहा है ना, वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट होना जा रहा है रेड। जब मैंने बॉडी पे ये चीज अप्लाई की तो ये बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स थे सबका कलर रेड हो गया। मैंने तो अप्लाई किया बॉडी पे, आपने जो रूल लिखा वो बॉडी पे लिखा, बॉडी के टैग के ऊपर कलर रेड कर दो। उसने H1 का कलर भी रेड कर दिया, H2 का कलर भी रेड कर दिया, H4 का भी कर दिया। ये नीचे लिखा हुआ है इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग बिहेवियर इन CSS। कि आपने अगर किसी एलिमेंट पे कोई कोई वैल्यू, कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, चाइल्ड कैसे, ये जो बॉडी है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इसके अंदर है, अनलेस के किसी और एलिमेंट में उस प्रॉपर्टी को चेंज किया गया हो। जैसे कलर बॉक्स के अंदर उस प्रॉपर्टी का कलर व्हाइट किया गया है, तो इन सब डब्बों में टेक्स्ट व्हाइट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो इट शुड गो टू रेड। ठीक है, ये मैंने इस एलिमेंट की स्पेसिफिकली चेंज की है, तो ये पहला एलिमेंट था, इसका टेक्स्ट व्हाइट आ रहा है, इसको चेंज किया तो ये रेड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कैस्केड बिहेवियर। के CSS क्या करती है कि ये किसी भी एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगी ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज अ गुड थिंग। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल जो फॉन्ट साइज है वो होना ही 16 चाहिए, तो मुझे एक एक टैग पे जाकर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं बॉडी पे डिफाइन कर दूंगा तो सारे पेज के जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे सब पे 16 लग जाएगा, अनलेस इट इज H1 H2 H3। आप स्पेसिफिक हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलावा बाकी सब पे 16 अप्लाई हो जाएगा। कैन वी चेंज कलर ऑन एवरी क्लिक लाइक इट कीपिंग, या वो आगे चल के आएगा पार्ट, कर सकते हैं। सर इसकी प्रायोरिटी लेवल क्या होगा? मकसूद, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, दोबारा से आप जरा एक्सप्लेन कर दें अपने सवाल को। रुशबा, हेलो। यस सर। जी, सर एक्चुअली ये जो सारी हम लोगों का कोडिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग जो हम फ्यूचर स्कूल, उसके थ्रू हम इसको एनहांस भी कर सकते हैं। इस चीज को जो कोडिंग की स्किल है हमारी, जिसमें CSS है और डेफिनेटली लर्निंग HTML करें। जैसी। ओके सर, आपको ये और वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, लाइक बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अभी इससे ही फोकस करो थोड़ा सा, और साथ 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 आप जो है ना, जो असाइनमेंट दो उस पर फोकस करो, क्योंकि आप खाली सीखने लगोगे ना, उससे मसला हल नहीं होगा।
खाली सीखने सीखने से मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा जब आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। यस सर, एग्जैक्टली। तो अब आपको जब असाइनमेंट मिलेगी तो उसमें आपको मसले आएंगे और मसलों को जब आप हल करेंगे तो देन यू विल सॉल्व द इशू। ठीक है, और सॉल्विंग द इशू आप जब प्रॉब्लम में फंसेंगे और उसका प्रॉब्लम निकालेंगे तो वो आपको मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। जब मेमोराइज होगा और बार बार आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी एबिलिटी इनहांस होगी, खाली सीखने पढ़ने से नहीं होगी। वो जितना आप कंज्यूम करते हैं पढ़ते हुए उसका 20% आपको याद रहेगा, 15% याद रहेगा, बाकी भूल जाएंगे। लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपको 80% याद रहेगा। ठीक है, सो इस तरफ ना जाएं, ये डायरेक्शन ठीक नहीं होगी। आपका लर्निंग स्पैन बहुत लंबा हो जाएगा। जब आपको चीजों की बेसिक्स की समझ आ जाए, आपकी बेसिक्स सारी क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि मुझे सीखना क्या है। अभी ओके तो सर। अभी ये सीखना है कि सीखना क्या है एग्जैक्टली। अभी मैं डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ तो उसको अभी फॉलो करें, और विद इन लाइक 2.5 months 3 months लाइक इस ट्रेनिंग कवर होते तक आपको ये समझ आ जाएगी हमें सीखना क्या चाहिए। ओके सर। ठीक है, ग्रिप कैसे बनेगी, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हमारे दिस। वेबसाइट पे हम लोगों के पास ना मल्टीपल, जैसे कि बेसिक में HTML ट्यूटोरियल है, उसके आगे फॉर्म, ग्राफिक्स, तो क्या हम लोग ये सबको कवर करेंगे इस कोर्स में? यप सब कुछ कवर होगा। ओके सर, चलिए जी, थैंक I'm यू। gonna go to next person. सर बॉडी और स्टायरिंग में डिफरेंस है, आप प्लीज एक्सप्लेन। ओके, मैं बताता हूँ। अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो इसमें भी रूल पोजीशन मैटर करती है। प्रॉपर्टी इनहेरिट यप करेगी, डेफिनेटली करेगी। असाइनमेंट कब तक मिलेगी? असाइनमेंट का क्या है भाई, दे देते हैं असाइनमेंट भी आपको। हैंड डाउन कर लो रिशबा। हसन अब्दुल्ला, हसन क्या क्वेश्चन है? सर वो पहले ही आपने बोला हाथ खड़ा किया, भूल गया, उसको हाथ नीचे करना था, सॉरी। अच्छा, ओके। एहसन सलीम, एहसन सलाम, सॉरी। जी सर, वो मैंने बेसिकली ये पूछना था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जब आईडी और क्लास का कंसेप्ट दिया, तो आईडी आपने कहा कि यूनिक है और क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं मतलब वैसे ही मेरे ज़हन में आया, ये चीज पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने वो आईडी, अब दो मुख्तलिफ डिव्स हैं मेरे पास, तो मैंने दोनों को ID1 दे दी है। ठीक है, तो अब जब ID1 पे मैं कोई भी जो है CSS अप्लाई करता हूँ तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब आप डिफरेंशिएट करके बताएंगे कि मतलब अप्लाई तो दोनों पे सेम चीजें हो गई हैं, उस पे भी उसने 1 वाले पे वो भी अप्लाई कर दिया है, दूसरी वाली एलिमेंट पे भी वो चीजें अप्लाई करती हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह सारी चीज। तो क्लास में भी तो ये चीज हो रही होती है ना, तो फिर असल फर्क क्या है इन दोनों में, आईडी और असल क्लास? फर्क क्या है, गुड क्वेश्चन। आईडी आप यहाँ पे देते हैं जी लास्ट, ठीक है जी ये मैंने एक डिव को लास्ट दिया आईडी और इसको भी दे दिया लास्ट। जी। ठीक है, अब इसका CSS में उतना इफेक्ट नहीं है जितना जावास्क्रिप्ट में है, क्योंकि जब हम लोगों ने आगे चल के काम करना है तो हमें बहुत सारे क्लिक इवेंट्स के ऊपर काफी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ किसी बटन के क्लिक पे किसी टेक्स्ट को चेंज कर दूं। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूं तो इस एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज हो जाए या इस एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे एलिमेंट को पिक करने की जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एलिमेंट पिक कर रहे हैं बेस्ड ऑन ज्यादातर आईडी, तो आईडी के लिए पिक करने के लिए jQuery के अंदर आप उसकी आईडी पास करते हैं। तो अब यहाँ पे jQuery डिफाइंड नहीं है, so we need to pick by JS। तो document dot get element by ID का एक मेथड होता है JS के अंदर। ओके। ठीक है, इसमें आप वो आईडी डिफाइन करते हो कि भाई लास्ट की आईडी है, इसको उठा के लेके आओ। document dot get element by ID is not a function, just a second। दिस इज द राइट थिंग, डॉक्यूमेंट कैपिटल D में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दे दिया लास्ट।
तो आपकी 2 divs की आईडी थी लास्ट। अब ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा लास्ट लेके आऊं, घर में 2 बच्चों का नाम सलीम है, कौन सा सलीम लेके आए। ओके ओके अंडरस्टैंड। मैं असल में वो CSS लगा रहा था तो इसलिए हाँ, अब मैंने उसने क्या पूछा। किया, उसको जो पहला आईडी मिलेगा वो उसको हमेशा उसको उठा कर लाएगा। तो इस कोड में यहाँ पे लास्ट है, दूसरे को वो कुछ नहीं समझेगा, उसको इग्नोर कर देगा जैसे ही उसको पहली वैल्यू मिलेगी गॉट प्ले। सो दिस इज ओके द मेन सर। डिफरेंस। अच्छा सर एक और चीज मैंने जो है वो आपसे पूछनी थी कि लाइक ये जिस तरह से अभी आपने मतलब वो कोड लिखने लगे तो आपको एग्जैक्टली याद नहीं थी वो वाली चीज, तो आपने फौरी वो W3 स्कूल्स पे जाके मतलब वो हाँ, उस मैं चीज को असल में देख लिया। तो आई वाज अ बिट मैं नो लेजी। मुझे पता था नहीं कि वो कैसे मैं करता पूछ है लेकिन मैं मैं लिखना नहीं पूछना चाहता। ये चाह रहा हूँ असल में, हम्म, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इज इट अ गुड प्रैक्टिस कि मतलब मतलब आपको चीजें सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आप फौरी तौर पर गूगल से as a इंटरनेट से starter हेल्प ले as a सकते हैं? starter as a starter if you are 1 year 2 year experience that is okay, but as an ओके experience if you are 5 years experience then it is not okay, क्योंकि 5 साल ओके में काम कर करके ना आपको सब कुछ याद हो जाता है। हाँ डेफिनेटली। नहीं वो मैं शुरू में ही पूछ रहा हूँ कि मतलब अभी हम मैं बिगनर्स आपको हैं तो बताता हूँ उसमें उसकी तो रीजन क्या है। उसकी रीजन ये नहीं है कि दिस इज समथिंग विद एथिकल इश्यूज। दिस इज एन इशू विद व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ क्लाइंट और अ कंपनी, बिकॉज कोडिंग के अंदर देयर आर मल्टीपल लेवल्स जहां पर जाके आपको स्क्रीनिंग में 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ऑन ऑन स्क्रीन प्रॉब्लम आपको दी जाती है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। कल आगे बड़ी कंपनीज के साथ जब आप काम करते हो, बिकॉज उन्होंने आपको पे करना है पर आवर के हिसाब से, और ओके अगर आप अपना आवर एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते देन यू आर नॉट ऑन बोर्डेड विद देम। ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे काफी सारी जगहों पे जाके आपको कोड करना पड़ेगा, यू आर नॉट अलाउड टू यूज गूगल। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली। नहीं वो बस शुरू में सर होता है कि बिगनिंग बिगनिंग स्टेज पे वो सारी की अब सारी वो ये बेस्ट div है, आ गया, ये स्पैन आ गया, कुछ ये आ गई याद चीजें। रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के भी ऐसे तजुर्बात हुए हैं। अभी बड़े फटाफट क्यूरी की देखा और सॉल्व कर लिया, काम ऐसे ही होता है, ओके 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 काम करते हुए थैंक ऐसे यू चल सर। रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, फैजान अरशद, फैज, जी क्यूरी फटाफट बोले, डायरेक्टली क्वेश्चन। आमना अशरफ, सर ये जो सारी प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे ये नोटपैड पे भी हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा नोटपैड पे करना, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर सेपरेशन मिल रही है हर चीज की। नोटपैड पे प्लेन सर ये टेक्स्ट कौन होगा। सा था जिसपे हम कर रहे हैं टेक्स्ट? क्या टेक्स्ट? ये जो जिसपे हम काम कर रहे हैं जिसपे हम कोडिंग कर रहे हैं ये कौन सा है? सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है सर। अरीबा नौरीन, वालेकुम सलाम। डायरेक्टली क्वेश्चन बोले, जो क्वेश्चन है। जी सर, मेरा क्वेश्चन वो इसके रिलेटेड है। वो आपने बोला था एब्सोल्यूट लिंक अगर हम यूज करते हैं तो वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वो किस तरह से काम करेगा एब्सोल्यूट कि में हम प्रॉब्लम डिप्लॉय आएगी, करें? मैंने यही बोला है कि डिप्लॉयमेंट अगर आपने करनी है ऑनलाइन और आपको पता है कि डिफरेंट इश्यूज आए हैं या आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बेस्ट वे है कि हमेशा आप रिलेटिव जाएं, क्योंकि जितने भी प्रोटेक्शन लेवल सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपका जो डॉक्यूमेंट रूट होता है वो उन्होंने किसी वेरिएबल में पहले से डिफाइन किया होता है, और आप जितने भी फाइल्स लोड कराते हैं उसी वेरिएबल की बेस पे लोड कराते हैं। जी तो एब्सोल्यूट इज नॉट गुड फॉर डिप्लॉयमेंट, जी वरना हमें पोस्ट डिप्लॉयमेंट जाके उन स्पेसिफिक लाइंस पे चेंज करना पड़ता है। ठीक। और थैंक वहां यू। पे भी डॉक्यूमेंट रूट काम आता है, सर्वर का जो डॉक्यूमेंट रूट है, फिर वहां से आगे जी चलते हैं। तो सर्वर लेवल के लिए आप डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते हैं पाथ के। जी सर। हैंड्स ऑन कर लें, क्वेश्चन आप आंसर हो जाए तो। सद्दाम हुसैन, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ओवरराइडिंग के बारे में था, CSS की।
कि जैसे वर्डप्रेस के अंदर हम मोस्टली सीएसएस की फाइल को ऐड नहीं करते, कस्टम सीएसएस को यूज करते हैं, तो बाद दफा override करने की कोशिश करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट की वजह से तो हम इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टी ये है कि आपने ब्राउजर की जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है उसको चेंज करना है। आपने इनलाइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है और आप एक्सटर्नल में उसको ओवरराइड करना चाहते हो, तो वहां पे आप इम्पोर्टेंट इस्तेमाल कर लेते हो। या एक कंसेप्ट ये होता है कि आप इनलाइन को ओवरराइड करना चाह रहे हो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल से, तो आप इम्पोर्टेंट इस्तेमाल कर लेते हो। दूसरा कि जावास्क्रिप्ट से प्रॉपर्टी कोई अप्लाई हो रही है, बहुत सारे जगहों पे प्लगइन्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू पेज लोड करने के बाद कहीं सीएसएस अप्लाई होती है, उसको ओवरराइड करने के लिए आप इम्पोर्टेंट इस्तेमाल करते हो। ठीक हो वरना ये गया। मिस्टेक होती है, हर जगह पे इम्पोर्टेंट लगाया होता है, वो उसका नुकसान ही होता है कि दूसरी जगहों पे जाके वो इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टी ही चलती रहती है और आपने वो जी जो सी कैस्केडिंग बिहेवियर भी बनाया हो, आपने बॉटम पे जाकर कहीं किया भी हो, तो उसको भी वहां पे आपको इम्पोर्टेंट करना पड़ता है। तो ये एक बैड वे है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नवीद अख्तर। सर ये मेरा क्वेश्चन था कि सर जिस तरह की आईडी है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेजेस हैं तो उसमें हम सेम जिस तरह ये लास्ट वाली आईडी यूज की हुई है, तो हम लास्ट एक पेज में यूज कर लिया, तो जिस तरह index.html दूसरा पेज कोई और है हाँ उसके ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं या सिर्फ एक ही दफा हाँ, यूज करना है? मल्टी हर हर पेज पे मैंने बोला एक दफा। तो अगर दूसरा पेज है तो उसमें आईडी आ सकती है। और नॉर्मली हम लोग आईडी देते कहाँ पे, हेडर में या फुटर में देते हैं, और हेडर फुटर थ्रू आउट द वेबसाइट सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग जब डायनामिक डेवलपमेंट में जाएंगे तो वहां पे पार्शल्स बनाएंगे। पार्शल्स के अंदर हम हेडर की फाइल एक रखेंगे, फुटर की फाइल एक रखेंगे, सेंटर की फाइलें डिफरेंट रखेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी आईडी हेडर और फुटर पे अप्लाई होगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आयशा बीबी। सर मुझे इमेज वाला नहीं समझ आया, उसमें जो फोल्डर में और डबल स्लैश लगा के वो दिया, डॉट लगा के स्लैश। देखिए मैंने बताया ये है कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। आपकी जो HTML का पेज है वो दो फोल्डर्स में अंदर आगे पड़ा हुआ है। यानी आप अगर HTML के फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है, यस सर। HTML के अंदर आप आए, टेम्पलेट्स के अंदर आके फिर अंदर HTML का फोल्डर, उसके अंदर आपकी वेब पेज पड़ा हुआ है। आपको देना है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि इस फाइल के हिसाब से देखो इमेज कहाँ पे पड़ी है। तो इस फाइल के हिसाब से इमेज तक जाने के लिए आपको एक फोल्डर पीछे आना पड़ता है, तो आप दो डॉट्स लगा के एक फोल्डर पीछे आ जाते हैं, फिर आप दो डॉट्स लगा के एक फोल्डर पीछे आ जाते हैं। फिर जब यहाँ पे आए तो अब एग्जैक्टली इस पूरी डायरेक्टरी आपके पास एक्सेसिबल है। यहाँ से आगे आपने सीधा बताया कि इस फोल्डर में जाओ, उसमें फिर इमेजेस के फोल्डर में जाओ और ये इमेज उठा के ले आओ। सिंपल कंसेप्ट है। हर दो डॉट्स का मतलब होगा पिछले फोल्डर में जाओ। ओके, यस सर। इसको एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। आमना अजीम। जी अस्सलाम सर। सर ये जो आपने लिंक href उठाया था CSS का और टॉप पे देख रहे थे, यानी कि उसकी हायरार्की चेंज कर दी थी, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करें। यानी वही बात है कि रखने की बात है, लिंक देने की बात है, जहाँ बेसिकली अगर हम मैंने टॉप पे उसको देते हैं इलेबोरेट यहाँ पे किया था। ये दो कलर हम्म, बॉक्स आप भूल जाएं, इसको भूल जाएं आप कि ये इंटरनल लगा हुआ है, ये है ही नहीं है। आप ऐसा समझें कि एक ही स्टाइल शीट है और उसमें एक ही रूल ऊपर भी डिफाइन किया और नीचे भी डिफाइन किया। कौन सा अप्लाई होना चाहिए? सर नीचे वाला, क्योंकि वो क्योंकि वो बाद में आया। जी बिल्कुल। अब हम इधर वापस आते हैं। ये समझ लें शीट नहीं है, इसमें 6 रूल ऊपर लिखे हुए हैं और एक रूल नीचे लिखा हुआ है। कौन सा अप्लाई होना चाहिए? जो सबसे लास्ट वाला होगा। ऑब्वियसली। तो फिर आप जब लिंक को ऊपर ले गए और नीचे स्टाइल का टैग लगा के आपने रूल लिखा हुआ, तो वही अप्लाई होगा। सही, ठीक। क्लियर हो गया? जी, यानी कि जो उसको लास्ट में मिलेगा वही जो उसको लास्ट में मिले अप्लाई होगा। अगर तो आपकी स्टाइल शीट बिल्कुल। ऊपर लिंक है तो वो सारे रूल ऊपर आ गए, नीचे स्टाइल इंटरनल वाला आ गया तो वो इंटरनल अप्लाई हो जाएगा। जी जी, क्लियर सर, थैंक यू। स्नैन शफकत।
सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आज कुछ देर क्लास में लेट पहुंचा, मुझे लिंक देर से मिला सर, 20 मिनट। मुझे स्टार्ट वाला रिलेटिव और एब्सोल्यूट की सर समझ बिल्कुल भी नहीं, मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया वो, तो उसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेट कर सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई रिलेटिव का मतलब पहले भी बताया है कि जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है उसके हिसाब से देखो इमेज कहाँ पड़ा है, लोड करा दो। और एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि इसके हिसाब से ना चलो, सीधा सीधा अपनी सी ड्राइव में आओ, डायरेक्ट असेस कर लो अपनी ड्राइव को सर, वो हाँ ड्राइव से आओ, फोल्डर में आओ, डॉक्यूमेंट्स में आओ और वहां से आके इमेज उठा लो। एब्सोल्यूट की सर समझ आ गई, रिलेटिव का थोड़ा कंफ्यूजन है, बस वो करने से। और रिलेटिव का मतलब ये है कि भाई ये फाइल पड़ी है, ये फाइल देख रही थी मेरे पास इमेज यहाँ पे कहीं होगा, अब यहाँ पे इमेज नहीं है, तो फिर इसको पीछे लेके जाने के लिए एक फोल्डर हमें 2 डॉट्स लगाने पड़े, फिर 2 डॉट्स लगाने पड़े, फिर हमने उसे कहा कि एसेट्स में आओ, फिर हमने उसे कहा इमेजेस में आओ, फिर हमने उसका नाम बताया और पाथ उसकी एक्सटेंशन बता दी। सो दिस वाज अ रिलेटिव। तो रिलेटिव को अचीव करने के लिए, फोल्डर पीछे आने के लिए हमारे पास तरीका था डॉट्स लगाने वाला। जी सर। डॉट डॉट स्लैश मीन्स वी आर हेयर, देन डॉट डॉट स्लैश मीन्स वी आर हेयर। सर सपोज मेरी फाइल जो एसएस में पड़ी हुई थी, जब मैंने डॉट डालने के बाद मैं एसएस तक पहुंचा, दोबारा फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एसएस के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद एचटीएमएल। ऑब्वियसली। जी सर, ठीक है, लग गया समझ। ओके, थैंक यू सर। आतिफ मजीद साहब। सर ये जो सबलाइम टेक्सट्स के अंदर एलिमेंट्स रेड कलर में नहीं शो होते मेरे पास। रेड कलर में नहीं शो होता है यार, ये थीम होगा। लाइक मेरे पास ना प्रेफरेंसेस के अंदर ये कलर स्कीम है, ठीक है, तो मैं कलर स्कीम अगर चेंज करता जाऊंगा तो ये कलर्स भी चेंज होंगे टेक्स्ट के भी। सर आई मीन कि फंक्शनैलिटी इसकी ऑफ है, यानी कि फंक्शन ने अपना प्रॉपर्ली कर रही है शो। HTML फॉर्मेटर की होती है आई थिंक उसके अंदर ऑप्शन ना। आप अगर सुब्लाइम टेक्स्ट में कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, आपके पास एक कमांड पैलेट ओपन होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्टॉल पैकेज कंट्रोल, तो ये पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल करेगा। उसके बाद आप HTML वैलिडेटर का कोई पैकेज कर लें, HTML स्निपेट्स का कोई पैकेज कर लें, तो उससे आपके ये कलर्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, अपनी एक्सटेंशन चेक करें पेज की, अगर वो HTML है तो बाय डिफॉल्ट उसको ये कलर देने चाहिए, क्योंकि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं की हुई। और सर ये आपने अक्सर यहाँ पे एलिमेंट जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं, इसमें कौन से आपने एक्सटेंशन की है? उसमें मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट देयर वाज अ PHP एक्सटेंशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी। बट अगर हम ब्राउज पैकेजेस में आते हैं तो पैकेज कंट्रोल प्रेफरेंसेस मैंने किए तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ऑटो, जिसको इसका बेसिकली फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेलिसेंस का, ठीक है, जिससे आपका ऑटो कंप्लीट वो कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे HTML का टैग लिखना है तो उसने मुझे खुद ही बता देना कि आगे ये पोर्शन आएगा। तो अब सिंपल गूगल पे क्वेरी कर लें सुब्लाइम टेक्स्ट HTML टैग ऑटो कंप्लीट, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको अप्लाई करें एंड इट विल बी सॉल्व्ड। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही होता है ये सर आपके ना डॉक टाइप HTML हेड टाइटल ये रेड कलर में है, तो मेरे पास वो सारे का सारा फॉर्मेट ही व्हाइट में होता है। चलो इसको किसी टाइम देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। फिर एहसन सलाम का आ गया। एहसन, आपका हाथ डाउन नहीं किया आपने एंड। जी 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 सर, वो मैंने एक और चीज पूछनी थी आपसे सर। सही सर है वो भाई। आप जो है वो इसके बारे में स्पेसिंग के बारे में बाद में बताएंगे। लाइक ये जो डिव है और स्पैन है, इसकी जो स्पेस होती है, लाइक मैंने वो एक डिव बनाई थी। अभी हम उस पे आगे आएंगे। लाइक इन लेक्चर तो मैं सारा नहीं कवर कर सकूंगा, वो अगले 2-3 लेक्चर्स में तो कंप्लीट हो जाएगा सारा, आपको समझ आ चलिए जाएगी। सर, वो मैं फिर फर्दर आपसे दोबारा पूछ लूंगा। एक और चीज मुझे बता दें, जो आपने आज इमेज लगाना बताया था सर, उसमें जो एब्सोल्यूट पाथ लगाते हैं, तो मैंने सर उसमें ना डी का पाथ लगाया था, डी में मेरी इमेज पड़ी हुई थी। पाथ भी मैंने कॉपी करके वहां पे लगाया, लेकिन वो इमेज शो नहीं हो रही, वहां पे आ नहीं रही। मसला होगा आपका पाथ गलत होगा। अगर आपको आपकी इमेज नहीं मिलती, इसका मतलब आपका पाथ गलत है। आप अपने डॉक्यूमेंट में आओ, जहाँ पे आपने इमेज लगाई है इस पे राइट क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब करो, यहाँ पे आपके पास होता है ऑप्शन जो भी आपका लिंक आ रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये इमेज का लिंक आ रहा है, राइट, तो मैं जैसे ही कर्सर लेके आता हूँ मुझे दिखा देता है यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है।
और मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा न्यू टैब में वो खोल देगा उसको। तो अगर यहाँ पे आपका इमेज नहीं आता तो मतलब आपके पाथ का मसला है। एग्जैक्टली सर, पाथ का ही इशू है, लेकिन इशू ये है कि मैं डी का पाथ लगा रहा हूँ और पाथ में कॉपी तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मैं गलती किधर कर रहा हूँ। परमिशन का इशू ना हो, जिस फोल्डर में आपने रखा है उसका ये ना हो परमिशन इशू कि जी उसको कोई और आपके अलावा एक्सेस नहीं कर सकता, ये मसला हो सकता ओके है बस। ओके 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 ओके, चलिए मैं लेट मी चेक। ओके, थैंक यू। अब जस्ट 3 more minutes, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। आगे में इसका नेम डॉट जेपीडी लिखेंगे। सादिया महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी ना लाइट नहीं थी तो मैं बैकअप नहीं था मेरे पास आज, तो मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, कोई 5 मिनट हुए। तो मैंने कल आपको बताया था कि मुझे 5% डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो आज का तो लेक्चर बिल्कुल मैं नहीं ले पाई। मैं कल से थोड़ा बहुत काम पिछले लेक्चर पे कर रही थी, तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज के लेक्चर की? मैंने मैं कल भी बिल्कुल ग्रुप ब्लैंक में हो जाऊंगी। पोस्ट की थी, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि मेरे क्या हालात है रिकॉर्डिंग को लेके। मुझे नहीं पता ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसने इसको शेयर करना है, कब करना है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पास इतना ही सर कंट्रोल है कि मैं यहाँ पे 10 बजे आऊँ, आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, आपकी क्वेरीज को आंसर करूँ और ऑन टाइम आपकी चीजें आपको बता दूं किस तरह हो सकती हैं। ये बाकी मामला था ना रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, ये हेड ऑफिस के इश्यूज हैं। आपको है या है मिस जिले हुमा है, ये सब उनके हाथ में है। सर उनसे रिक्वेस्ट करनी मेरे हाथ में पड़ेगी। यहाँ पे अगर कोई बंदा हाँ उनसे ही आप कह सकते हैं, वो ये मसला हल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू। समीउल्लाह। समी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही सर ये मैं अब आ रही है सर। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि एक्सटर्नल सीएसएस की अलग से फाइल बना ले, तो जब वो बन गई है सर, उसको अटैच फिर क्या करेंगे? मतलब ये तो बहुत सादा लोग क्वेश्चन आपने कर दिया। ये लिंक लगाया था मैंने अटैच करने के लिए। स्क्रीन शेयर हो रही ना मेरी? जी 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 सर। ये लिंक लगाया था, इसलिए लगाया था कि अटैचमेंट हो जाए। और W3 स्कूल भी इसलिए खोल के आपको दिखाया था कि वहां पर अटैचमेंट का तरीका भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो जी सर। ये लिंक दिया हुआ है। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML पेजेस। उसके लिए आपको ये लिंक लगाना पड़ेगा और लिंक में आपको पाथ देना पड़ेगा फाइल का, और रिलेशन में स्टाइल शीट बता देंगे, वो चल जाएगी। और ये सर ये जो CSS की फाइल सेव करनी है, एक्सटेंशन CSS देंगे? जी जी .css, तभी ब्राउजर उसको स्टाइल शीट मानेगा, वरना नहीं मानेगा, वरना उसको टेक्स्ट फाइल कंसीडर करेगा वो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलें जी, क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस और आई डोंट वांट टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। कल इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। HTML लाइंस इमेजेस ये हम कर चुके हैं। फेविकॉन पेज टाइटल टेबल लिस्ट ब्लॉक क्लासेस आईडी टिल आई फ्रेम, ये 5-7 पॉइंट्स कल हमने कवर करने हैं, एंड देन विल बी मूविंग टू CSS। हाँ, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था स्टैरिक का और बॉडी का क्या फर्क है। स्टैरिक का मतलब है स्टैरिक इज अ वाइल्ड कार्ड। एक ऐलान होता है जी सारे लोग ये काम करें तो दैट इज अ स्टैरिक। कहा जाता है कि जी लड़के ये काम करें तो दैट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉडी। तो बॉडी का फॉन्ट कलर चेंज कर दो या साइज चेंज कर दो या उसका कोई बैकग्राउंड चेंज कर दो। स्टैरिक में बॉडी के अलावा बाकी एलिमेंट HTML हेड और टाइटल भी आ जाते हैं। तो स्टैरिक का मतलब है सब पे ही अप्लाई कर दो। ठीक है, सो बॉडी के अलावा जितने अपर लेवल एलिमेंट्स हैं वो स्टैरिक में आते हैं। क्लियर? ओके।
मोहम्मद इस्माइल जी। इस्माइल, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ भी आ रही है कि जो भी लेक्चर जब एंड होता है ना तो सर काइंडली छोटी सी ना एक असाइनमेंट दे दिया करें ताकि हम जो है ना उसको प्रैक्टिकल कर लें और जी फिर फर्ज जी, मैं समझ लें। असाइनमेंट आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। 2 असाइनमेंट्स हैं आपकी इससे रिलेटेड, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट चाहिए ना जी वो सर। अभी शेयर नहीं हुए प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है तो सर। मैं वेट कर रहा हूँ फॉर 1 to 2 लेक्चर्स। जैसे ही वो कंसेप्ट शेयर हो जाते हैं, देन यू विल हैव 2 assignments related to HTML and 2 assignments related to CSS। तो टोटल 4 असाइनमेंट्स होंगी आपके इन दोनों पोर्शंस में। यस, थैंक यू सर। ओके, अली ज़ुएब। सर मेरी एक छोटी सी, मैंने मैसेज भी किया था। इशू ये है कि मोबाइल है, इंटरनेट है मेरा जैज़ का, और ये आजकल बहुत तंग कर रहा है। मैंने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे इसको एक्सेस करने की कोशिश की है अपना लॉगिन करके। लॉगिन तो हो गया, लेकिन आपकी जो शेयरिंग वाली स्क्रीन है ना वो फ्रीज शो होती है। आई मीन कि वो आगे उसको नहीं लेके जाता। तो ये आई मीन मुझे फोन से ही इसको करना पड़ेगा जब भी कनेक्ट करना पड़ेगा, या कंप्यूटर पे ऑप्शन है मेरे ये पास? कुछ टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है पिछले 5-6 माह से जूम के ऊपर ना। ये जी जी। जितने भी न्यू ज्वाइनर्स होते हैं उनको स्क्रीन नहीं नजर आती है। अब इसका मुझे अंदाजा नहीं है, गूगल करके पता चलेगा क्या रीजन हो सकता है इसका। हम्म। नॉर्मली ये होता है कि जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो मैं रीशेयर कर देता हूँ। ठीक है। नहीं, तो सेम टाइम पे आई मैंने वुड, फोन पे, सेम टाइम पे हाँ मैंने फोन पे चलाया, लेकिन फोन पे ओके है, फोन पे चल रही थी, लेकिन चूंकि सिग्नल प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की वजह से, तो मैंने कोशिश की कि चले पीसी पे इसको ओके कर लूं, पीसी पे चला लूं। पहले तो उसने मुझे कहा है कि आप लॉगिन करें, ऑथराइज जो है वो ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लॉगिन किया पीसी पे, लॉगिन करने के बाद मैं जब ज्वाइन करने लगा हूं तो ज्वाइन भी हो गया। आई मीन आपकी आवाज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बट जो स्क्रीन शेयरिंग है ना ये फ्रीज है एक ही जगह पे। तो लो इंटरनेट बैंडविड्थ की इशू होगा उस टाइम पे। नेट नेट आपका वीक होगा, इस वजह से ये मसला आ रहा है। जी आपने ठीक होगा सर। आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था अपने पीसी के साथ? नहीं नहीं, वो है, मतलब कि इंटरनेट है प्रॉपर तरीके से, वही तो हॉटस्पॉट नहीं मसला है आना नहीं चाहिए। कंप्यूटर पे। बहरहाल आई वुड एडवाइस कि फॉर नेक्स्ट टाइम अगर मसला आता है तो हम्म। 3 से 4 लोग जस्ट रेज योर हैंड्स, तो आई विल रीशेयर द स्क्रीन। ठीक है, उसके ऊपर मतलब ये, इसके अलावा मुझे इसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं है अभी तक। अगर आपको मिलता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है यूट्यूब पे इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल हो। जी ठीक हो गया। तो अगर हमें थैंक प्रॉब्लम आ रहा है तो बाकी लोगों को भी आ रहा होगा, किसी ना किसी ने कोई सोल्यूशन अगर फाइंड किया होगा तो यूट्यूब पे शेयर्ड होगा, तो वो जी ठीक वहां हो से गया। मुझे भी बताइएगा। ठीक है, ठीक guys, है I'm gonna end ठीक। this lecture here and I will be seeing you guys tomorrow। और कल हम लोग इससे आगे इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे टिल ID and iframes and we'll have 2 assignments over HTML। Stay tuned। See you guys tomorrow। Allah Hafiz। हसन अब्दुल्ला। सर सर ये सर अगर आप मेरी स्क्रीन शेयर कर लें सर, वो फाइल देख लें जस्ट, सर वो सबके लिए और जो जो असाइनमेंट्स होंगी उसके आगे आप, मैं वैसे गूगल क्लासरूम यूज करता हूँ असाइनमेंट्स के लिए, वो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो यू गाइस कैन सी दोज असाइनमेंट्स देयर। बट एज अ कंप्लीट टाइमलाइन कि हम क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने चाह रहे हैं, उसके लिए दिस इज इफेक्टिव, बट इट शुड बी ऑन गूगल शीट्स ताकि सबको एक्सेसिबल हो। ठीक है सर, ठीक है। वहां से सारे व्यू करते जाएंगे और हम वहां पे चेंज करते जाएंगे तो सबको शो होता जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू बड़ी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नौशाबा। एक तो ये है कि VS कोड में इसको एडिटर भी कर सकते हैं। या कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी और एडिटर में आप काम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। और सर मैंने समझा था कि वो जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो उस पे जो आइकन आता है बुक्स वाला, आपने कहा था विनरेट जो है वो इंस्टॉल करे तो फिर वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो आइकन नहीं वो शो हो रहा, वो इसी तरह ही शेयर योर स्क्रीन।
वर्डप्रेस ये सर वर्डप्रेस इस पे ये जो है ये आइकन शो मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। हाँ, कौन सा आइकन? सर स्क्रीन शो हो गया हम्म, ये वर्डप्रेस का आइकन किधर है? ये वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया डाउनलोड किया था मुझे आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा है बस, और कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर किया, आपने सिर्फ डेस्कटॉप शेयर किया। मेरी चले, मैं पर्सनली आई लेट यू नो हाउ टू डू दिस। आई एम जस्ट गोना एंड इट हियर। मैं आपको जूम पे बता दूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा ये।